अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया और इस दौरान उन्होंने भारत की दौलत ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा भी निचोड़ ली। और जब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भारत की आजादी को रोका नहीं जा सकता, तो ब्रिटिश राज ने भारत की आजादी को मुकम्मल करने के लिए भारत का वायसराय बनाकर भेजा एक ऐसे व्यक्ति को जिसे मास्टर ऑफ डिजास्टर्स कहा जाता था, जिसे भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों की बुनियाद शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने की बजाय फिक्र थी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जल्द से जल्द ब्रिटेन के सत्ता के गलियारों में वापस पहुंचने की। लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश एलिट्स और मिलिट्री अफसरों के बीच मास्टर ऑफ डिजास्टर्स, ग्लैमर बॉय, द हॉलीवुड एडमिरल जैसे नामों से जाना जाता था, जिससे यह साफ जाहिर था कि माउंटबेटन असल काम में फिसड्डी थे और शोबाजी में सबसे आगे रहना उनकी फितरत थी। बहरहाल जो भी हो, माउंटबेटन विश्व युद्ध के खत्म होने पर विजयी सैन्य कमांडर थे। सिंगापुर में जापानी सेना ने माउंटबेटन के सामने हथियार डाले, मगर माउंटबेटन के लिए उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके भांजे प्रिंस फिलिप, जो कि ग्रीस की खत्म हो चुकी राजशाही के वारिस थे, ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ को पसंद आ गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस माउंटबेटन परिवार को बदनामी और ब्रिटिश जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा था, अब उसी परिवार का नौनिहाल ब्रिटेन की होने वाली रानी का जीवन साथी बनने वाला था। माउंटबेटन के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे शानदार समय था। असल में प्रिंस फिलिप के लव गुरु तो खुद माउंटबेटन ही थे, जो उन्हें एलिजाबेथ के साथ लव अफेयर संबंधी मशवरे दिया करते थे। और इसी दौरान मास्टर ऑफ डिजास्टर माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। जाहिर तौर पर माउंटबेटन ये जिम्मेदारी नहीं चाहते थे, मगर फिर भी ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज के जोर देने पर बेमन से माउंटबेटन दिल्ली आ ही गए, भारत के जल्द से जल्द दो टुकड़े करके वापस जाने के लिए। भारत के नाजुक हालातों के प्रति अपनी संवेदनहीनता माउंटबेटन ने भारत आते ही दिखा दी। माउंटबेटन का भारत के वायसराय पद का शपथ ग्रहण समारोह माउंटबेटन की इच्छा के अनुरूप बहुत ही भव्य था, जिसे तत्कालीन नेताओं और अखबारों ने अपनी आलोचना का निशाना बनाया। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और भारत दोनों ही आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे थे। इसके अलावा भारत में जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा भी भड़की हुई थी। मगर जब माउंटबेटन ने कभी भी ब्रिटिश सैनिकों के जानो माल की भी फिक्र नहीं की, तो भारतीयों के प्रति उनकी क्या ही हमदर्दी होती। ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन और आज़ादी के लिए 15 महीनों की समय सीमा तय की थी, यानी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर जाते। मगर माउंटबेटन में इतना सब्र भी नहीं था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को बताया कि अगले 10 हफ्तों में वो मजहबी नफरत की आग में झुलसते भारत के 2 टुकड़े करके 2 नए देशों को आज़ादी थमाकर फारिग हो जाएंगे, 2 ऐसे देश जिनकी सीमाएं भी तब तक निर्धारित नहीं थीं। फिर माउंटबेटन ने सीमा निर्धारण के लिए अगले 5 हफ्तों तक कुछ नहीं किया और भारत और पाकिस्तान के बीच 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके की सीमा का निर्धारण करने के लिए माउंटबेटन लंदन से लेकर आए सिरिल रेडक्लिफ को, जिन्होंने अपने जीवन में भारत तो क्या, पेरिस से आगे की दुनिया भी नहीं देखी थी। रेडक्लिफ के पास अब सिर्फ 5 हफ्ते ही बचे थे भारत के मुकद्दर का फैसला करने के लिए। रेडक्लिफ के पास वकालत की बड़ी बड़ी डिग्रियां तो थी, मगर इस काम के लिए उनके पास कोई योग्यता या अनुभव नहीं था। उनके पास इस काम के लिए पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी। रेडक्लिफ ने किसी तरह अपना काम बेमन से पूरा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचने के अपने काम से खुद रेडक्लिफ इतने असंतुष्ट थे कि उन्होंने इस काम के लिए कोई मेहनताना ही नहीं लिया। बाद में उन्होंने कहा कि वो इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते थे अगर उन्हें 2 से 3 साल का वक्त दिया जाता। पंजाब और बंगाल के लोगों में दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे पुरजोर तरीके से भड़क चुके थे। 12 अगस्त तक रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण का काम पूरा कर चुके थे। इस दौरान ही अगर माउंटबेटन चाहते तो उन इलाकों में जहां दंगे ज्यादा भड़कने की संभावना थी, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर सकते थे। मगर माउंटबेटन ने आधिकारिक रेडक्लिफ लाइन की डिटेल्स को गुप्त रखा ताकि दोनों देशों के आलीशान स्वतंत्रता समारोह में रंग में भंग न पड़े। माउंटबेटन बेफिक्री से आज़ादी का जश्न मनाना चाहते थे, इसलिए भारत और पाकिस्तान के नेताओं को 16 अगस्त 1947 की शाम को पहली बार उनकी सरहदों का ब्यौरा दिया गया। उन्हें इस सरहद का अध्ययन करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। तब तक भारत और पाकिस्तान आज़ाद देश बन चुके थे, मगर अपनी सरहदों के लिए वो अब भी मास्टर ऑफ डिजास्टर माउंटबेटन के रहमो करम पर थे। 17 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान की सीमा की आधिकारिक घोषणा कर दी, मगर तब तक पंजाब और बंगाल में दंगे और कत्लेआम अपने चरम पर पहुंच चुके थे। आजादी के बाद माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उनके भारत में रहते हुए लाखों लोग दंगों में मारे गए और भारत और पाकिस्तान की कश्मीर में पहली जंग भी जारी रही।
21 जून 1948 को माउंटबेटन भारत से लंदन लौटे। उसी शाम वो अपनी बीवियों और बेटियों के साथ एक फिल्म देखने चले गए, जिससे साफ जाहिर था कि वायसराय रहते हुए उन्होंने भारत में जो भी किया उसके लिए उन्हें न तो कोई शर्मिंदगी थी और न ही भारतीयों के लिए उनके मन में कोई संवेदना थी। आज भारत और पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों के जखीरे हैं। 4 जंग लड़ने के बाद भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ये है लॉर्ड माउंटबेटन की विरासत। बहरहाल आगे चलकर माउंटबेटन अपने पिता की तरह ब्रिटिश नेवी के फर्स्ट सी लॉर्ड यानी नौसेना प्रमुख भी बन गए। उनके भांजे फिलिप क्वीन एलिजाबेथ के पति बन चुके थे। क्वीन एलिजाबेथ ने माउंटबेटन को अपने बेटे प्रिंस चार्ल्स का गॉडफादर बना दिया। माउंटबेटन प्रिंस चार्ल्स के सबसे करीबी मार्गदर्शक रहे। अपनी तमाम बदनामियों, गलतियों और लापरवाहियों के बावजूद माउंटबेटन ने अपना हर वो सपना पूरा कर लिया जो उन्होंने एक 18 साल के किशोर के रूप में देखा था। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।